हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। पॉलिटिशिया चैनल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, पॉलिटी की फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने ब्रिटिश हिस्ट्री की चर्चा की थी, उसमें हमने देखा था 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मेंटेन करने के लिए बनाए गए थे या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए बनाए गए थे, उसकी चर्चा अब हम आगे प्रारंभ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिशिया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि हम इससे पहले की वीडियो जो आपकी पॉलिटी की फर्स्ट वीडियो थी उस पर हमने चर्चा की थी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी थी जो व्यापार कर रही थी और ब्रिटेन से या ब्रिटेन की पार्लियामेंट से उसे मोनोपोली दी गई थी। हालांकि उस मोनोपोली को मैनेज करने के लिए 1773 का पहला एक्ट लाया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरी तरह से एक्टिविटीज थी जो इंडिया में वो रन हो रही थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट अब उसमें नजर रखना चाहती थी और इसीलिए 1773 का पहला एक्ट आया। उसके बाद दूसरा एक्ट 1784 का आया, जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मेन पावर थी, जिसमें वो पॉलिटिकल वर्क करती थी, वो वर्क उससे छीन लिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्ट काफी महत्वपूर्ण माना जाता है वो है 1813 का एक्ट या 1813 का एक्ट। लेकिन वो बच्चों या दोस्तों हिस्ट्री के एस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1813 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो ट्रेड मोनोपोली 1784 में मिली थी, उस ट्रेड मोनोपोली को भी ब्रेक कर दिया गया। दोस्तों, इस बात को आपको समझना है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को धीरे धीरे करके तोड़ा। ओके, सबसे पहले 1773 में, फिर 1784 में, 1813 में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसे भी ब्रेक किया गया और अब ये बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टी मतलब चाय और चाइना के साथ जो ट्रेड है, इन दो आपके एस्पेक्ट में ही बस मोनोपोली है। बाकी सारे अदर ट्रेड एस्पेक्ट ब्रिटेन के अदर व्यापारी या कहा जाए तो मर्चेंट जो है, उन सभियों के लिए ओपन कर दिए गए। दोस्तों, 1813 का एक्ट जो है वो हिस्ट्री के एस्पेक्ट से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इंडिया की मार्केट ब्रिटेन के सारे व्यापारियों के लिए खोली गई तो ब्रिटेन के सारे व्यापारी इंडिया आए, लेकिन सबसे रोचक बात यह है दोस्तों कि वो इंडिया से कुछ खरीदने नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो गुड्स ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बन चुका था, उस गुड्स को बेचने के लिए इंडिया है। तो दोस्तों, 1813 का जो एक्ट था वो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कंपनी की मोनोपोली ब्रेक हुई थी। उससे कहीं ज्यादा ब्रिटेन के अदर व्यापारियों के लिए था क्योंकि उन्हें भारत के साथ व्यापार करने का मौका मिला। ओके, अब 1813 के बाद 1833 का चार्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ भारत के साथ व्यापार या भारत में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह स्थापित नहीं हो रही थी, बल्कि कई सारी अन्य जगहों पर भी वो उसी तरह से कार्य कर रही थी जिस तरह से भारत में कर रही थी। और इसीलिए एक आपका जो एक्ट है 1833 के एक्ट के साथ साथ पास हुआ था, जिसे बोला जाता है सेंट हेलेना एक्ट 1833। दोस्तों, सेंट हेलेना जो है एक्चुअली आप मैप में देख रहे होंगे, अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में एक आइलैंड है और इस आइलैंड को सेंट हेलेना आइलैंड कहा जाता है। 1833 से पहले ये जो आइलैंड है ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर रही थी। 1833 में जब चार्टर पास हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ये आइलैंड जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी पावर में लिया, या कहा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंट्रोल की पावर थी इस आइलैंड की, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चली गई थी बाय सेंट हेलेना एक्ट 1833। अब इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण दो बिंदु हैं जो कई बार आपके जो हैं आपको याद रखने चाहिए। पहला, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे फ्रांस की क्रांति का जन्मदाता माना जाता है या कहा जाए तो फ्रांस की क्रांति का गॉडफादर जिसे माना जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट जब 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार चुका था, उसे हारने के बाद मरने के लिए जिस आइलैंड पर छोड़ा गया था वो आइलैंड था सेंट हेलेना। तो दोस्तों, सेंट हेलेना में 1815 के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को मरने के लिए छोड़ा गया। नेपोलियन बोनापार्ट की किस जगह पर डेथ हुई, वो था आपका सेंट हेलेना आइलैंड 1821 में। ओके दोस्तों, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, सेंट हेलेना आइलैंड ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी की सेकेंड ओल्डेस्ट टेरिटरी है।
पहली ओल्डेस्ट टेरिटरी बरमूडा को मानी जाती है और दूसरी ओल्डेस्ट टेरिटरी सेंट हेलेना को मानी जाती है। तो दोस्तों याद रखना है, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ इंडियन अफेयर्स को ही कंट्रोल कर रही थी, नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्ल्ड वाइड जो अफेयर्स हैं उन्हें अब धीरे धीरे कंट्रोल कर रही थी। और अभी हम आगे देखेंगे 1833 का एक्ट, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से इंडियन मार्केट या कहा जाए तो इंडियन पॉलिटिक्स से तोड़ कर रख दिया। तो दोस्तों चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 जिस समय पर आया उस समय पर बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत में जो गवर्नर जनरल बने या भारत में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल बने उनमें लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम बहुत अच्छे से या सम्मान पूर्वक लिया जाता है, क्योंकि भारत में कुछ ही ऐसे गवर्नर जनरल थे जो भारत में समाज सुधार वास्तविक रूप में करना चाहते थे, और उनमें से एक नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में भारत में जो राजपुताना में सबसे ज्यादा प्रख्यात एक प्रथा थी, सती प्रथा, उसे पूरी तरह से बैन किया था 1829 में कानून बनाकर। हालांकि याद रखना है दोस्तों, भारत में जब समाज में कोई रूढ़ी होती है या कोई प्रथा होती है, उस प्रथा को भले ही कानूनी रूप से समाप्त कर दिया जाए, लेकिन समाज द्वारा उसे समाप्त कई वर्षों के बाद किया जाता है, क्योंकि समाज को उसे अडॉप्ट करने में समय लगता है। और इसी कारण से ये जो सती प्रथा है इसे 1829 में बैन तो कर दिया गया था, लेकिन राजस्थान के सीकर जिले के आपकी जो तहसील है देवराला, वहां पर 2004 में एक आपका सती प्रथा का उदाहरण आया था। रूप कवर के नाम से आपका जो है ये एक उदाहरण है, अगर आप नेट में चाहें तो उसे सर्च कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि 1829 में सती प्रथा समाप्त हुई थी, परंतु भारत के समाज द्वारा उसे धीरे धीरे अपनाया गया। इक्का दुक्का या एक या दो आपके उदाहरण अभी भी देखने को मिल जाते हैं। एक उदाहरण देवराला का 2004 में रूप कवर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं 1833 के एक्ट में, क्योंकि जिस तरह से क्रम चला आ रहा था, 1773 में पहले थोड़ा सा शक्तियों को कम किया गया, 1784 में थोड़ा और शक्तियों को कम किया गया, 1813 में ट्रेड मोनोपोली ब्रेक कर दी गई। अब समय आ चुका था कि कंपनी को पूरी तरह से तोड़ा जाए, और इस कारण से कंपनी को तोड़ने के लिए सबसे पहला कार्य जो किया गया वो ये किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। मतलब अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और कहने का अर्थ यह है दोस्तों, जिस प्रकार से अभी वर्तमान में पूरे भारत का मुखिया राष्ट्रपति को माना जाता है, उसी प्रकार से ब्रिटिश क्षेत्र जो भारत में थे उस पूरे ब्रिटिश क्षेत्र का एक मुखिया बनाया गया, और वो मुखिया या हेड कहलाया द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो इस एक्ट के द्वारा क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, या कहा जाए, क्वेश्चन कई बार ट्रिकी हो जाता है, भारत का अंतिम, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो दोनों ही लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस एक्ट के द्वारा दोस्तों सेंट्रलाइज रूल को एस्टेब्लिश किया गया। सेंट्रलाइज रूल को कैसे, मतलब अब एक ऐसी अथॉरिटी बनाई गई जो पूरे ब्रिटिश क्षेत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल थी इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत के मामले में कुछ भी एस्पेक्ट पूछने थे या कोई भी काम करना था, तो एक सुप्रीम अथॉरिटी थी जिससे वो ये सारे काम पूछ सकती थी और अपने लॉ के द्वारा वो सारी चीजें एप्लीकेबल कर सकती थी। इसीलिए एक सेंट्रलाइज रूल स्टार्ट हुआ, एक सेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट हुआ बाय 1833 एक्ट। नेक्स्ट, क्रिएटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ अथॉरिटी ओवर ऑल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया और इसकी जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिश इंडिया या इंडिया में वो सारे क्षेत्र जो ब्रिटिश आपके जो थे या ब्रिटिश द्वारा ऑक्यूपाइड किए गए थे उन सभी पर इसकी आपकी एज अ टेरिटरी माना है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1813 में अपनी ट्रेड मोनोपोली खो चुकी थी, 1833 में आकर ट्रेड मोनोपोली के नाम पर जो टी एंड चाइना का ट्रेड उसके पास था दोस्तों, उसे भी समाप्त कर दिया गया था। मतलब 1600 में जिस एम के लिए कंपनी बनी थी, अब वो एम 1833 में आकर पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी भारत में थी। दोस्तों याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी समाप्त नहीं हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी भारत में है, लेकिन अब उसके पास कोई भी मोनोपोली नहीं है।
चाय का व्यापार कोई भी ब्रिटेन का व्यापारी कर सकता है, चाइना के साथ का व्यापार कोई भी ब्रिटेन का व्यापारी कर सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक विशुद्ध प्रशासनिक कंपनी थी जिसका कार्य इंडिया में प्रशासन को मेंटेन रखना। तो दोस्तों ये आपके पॉइंट थे। सबसे पहला, गवर्नर जनरल आपका जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। दूसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इस एक्ट के द्वारा भारत में सेंट्रलाइज रूल एस्टेब्लिश किया गया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट की गई क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है और उसके अंदर में या अथॉरिटी में ओवरऑल ऑफ ब्रिटिश इंडिया या इंडिया में जितने भी ब्रिटिश एरियाज हैं वो सब उसकी अथॉरिटी के अंडर में आए। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो 2 बची हुई मोनोपोली थी उसे भी खो चुकी थी, टी एंड चाइना। अब दोस्तों 1833 का एक्ट इन एस्पेक्ट के अलावा भी एक और एस्पेक्ट जो भारत में मॉडर्नाइजेशन के एस्पेक्ट में देखा जाए, मैंने इसीलिए दोस्तों कहा आपसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में सुधारवादियों में माने जाते हैं या उनका सम्मान किया जाता है, और वह इसलिए है क्योंकि सबसे पहला सती प्रथा उन्होंने बैन की। दूसरा, भारत में प्रथम जो लॉ कमीशन है वह लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर ही निर्मित की गई, या कहा जाए तो 1834 में इसका निर्माण किया। दोस्तों अब लॉ कमीशन के बारे में आपको समझना है। जब अंग्रेज भारत में आए 1600, उस समय पर भारत में रूल्स और रेगुलेशन मुगल एम्पायर के चल रहे थे और 1600 में उन्होंने उस रूल रेगुलेशन में कोई भी दखल नहीं दिया क्योंकि उस समय पर वह उतने शक्तिशाली नहीं। दोस्तों जब बक्सर की वॉर हुई, या कहा जाए तो द वॉर ऑफ बक्सर हुई 1764 में, उस वॉर के बाद जब ब्रिटिश को या ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सिविल राइट्स मिले मुगल एम्परर या कहा जाए तो मुगल किंग से, उसके बाद एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश। तो दोस्तों 1764 की वॉर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या कहा जाए तो एक राजा के रूप में उसे एक क्षेत्र मिला और वो क्षेत्र था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और उस बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सिविल राइट्स उनको मिले। इनडायरेक्टली कहा जाए तो अभी हम इसकी चर्चा करें। कहने का अर्थ यह है कि पहली बार 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन में उतरी। दोस्तों जब प्रशासन में उतरी तब उसे पता चला कि भारत में प्रशासन करना अत्यधिक जटिल है, क्योंकि भारत में जो प्रशासन है वो संप्रदाय के आधार पर चलता है या कहा जाए तो धर्म के आधार पर चलता है। ओके, हालांकि अंग्रेजों को आपका जो है मॉडर्न युग का इंडिकेशन माना जाता था और इसीलिए जो है अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ने या ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ कमीशन अपॉइंट की ताकि इंडिया के रूल्स रेगुलेशन को अब कोडिफाई किया जाए। कोडिफाई का मतलब एक समूह बनाया जाए, एक किताब बनाई जाए जहां पर सब कुछ लिखा। सब कुछ लिखा होने का अर्थ क्या है कि अगर कोई किसी प्रकार का कृत्य करता है, कोई काम करता है, कोई एक्ट करता है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को मारा, तो ये एक एक्ट है, उस एक्ट का क्या पनिशमेंट होना चाहिए ये एक जगह पर। तो कहने का अर्थ है जब लॉस को पूरी तरह से बंच में बनाकर रखा जाता है तो उसे कहा जाता है कोडिफिकेशन। अंग्रेजों को यह जरूरत महसूस हुई क्योंकि अब वो 1764 के बाद धीरे धीरे प्रशासन में उतर रहे थे। 1834 में पहली लॉ कमीशन बनी। पहली लॉ कमीशन के चेयरमैन बनाए गए टीबी मैकॉले। टीबी मैकॉले जो है पहली लॉ कमीशन के चेयरमैन थे और इसके साथ साथ 4 अदर मेंबर्स भी थे इस लॉ कमीशन में। इस लॉ कमीशन को जो टास्क दिए गए दोस्तों वो 3 थे। सबसे पहला कोडिफिकेशन ऑफ पीनल लॉ। इट मींस पीनल लॉ का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए आपको समझना है कि भारत में जो लॉज हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब एक क्रिमिनल होता है एंड दूसरा सिविल होता है। क्रिमिनल का अर्थ ये होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो स्टेट के विरुद्ध माना जाए, स्टेट के विरुद्ध, जैसे मैंने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो ये मैंने उस व्यक्ति का मर्डर नहीं किया बल्कि मैंने एक ऐसा कृत्य किया है जिसे स्टेट ये मानता है कि ये कृत्य सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ है और इसीलिए स्टेट मुझे दंड देगा, स्टेट मुझे पनिश करेगा। तो ऐसे सारे काम जो स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं उन्हें क्रिमिनल माना जाता है। सिविल केसेस बहुतायत में मोस्टली आपका पर्सन टू पर्सन होते हैं, जैसे विवाह के विषय, विवाह विच्छेद के विषय मीन्स डाइवोर्स के विषय, एडॉप्शन के विषय, प्रॉपर्टी के विषय। तो कहने का अर्थ ये है कि लॉस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका क्रिमिनल, एक होता है सिविल। क्रिमिनल को आपका जो है हिंदी भाषा में मुगल टाइम पर आपका जो है फौजदारी मामले कहा जाता था और सिविल मामले को दीवानी आपके जो है मामले कहा जाता था। तो
अंग्रेज जिस समय पर आए, इस लॉ कमीशन के बनने से पहले जो दंड की प्रक्रिया थी या जो क्रिमिनल केसेस थे उसमें जो दंड दिया जाता था वो मुगल एस्पेक्ट से दिया जाता था, या कहा जाए तो दोस्तों मुगलों के द्वारा, क्योंकि मुगल आपके जो है मुस्लिम थे और मुस्लिम में आपके शरीयत लॉ चलते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता था जो क्रिमिनल एस्पेक्ट का था तो उसे जो दंड दिया जाता था वो शरीयत के अकॉर्डिंग दिया जाता था। और इस कारण से वो जो दंड या पनिशमेंट होता था वो कई बार बहुत ज्यादा खतरनाक होता था। जैसे किसी ने चोरी की तो उसके हाथ काट देना, किसी ने आपका जो है किसी का मर्डर किया तो सेम उसी का जो उसने मर्डर किया है उसने जो पीड़ा सही है सामने वाले ने उसी तरह की पीड़ा उस व्यक्ति को देना जिसने ये क्रिमिनल एक्ट किया है। और इस कारण से अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि सबसे पहला टास्क है कि भारत में क्रिमिनल आपके जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए जो आपका पनिशमेंट है उसे पूरी तरह से कोडिफाई किया जाए, और इसीलिए कोडिफिकेशन ऑफ पीनल लॉ पहला टास्क। दूसरा, द लॉ एप्लीकेबल टू नॉन हिंदूज एंड नॉन मुस्लिम इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर वेरियस राइट। अब दोस्तों ये तो बात हुई क्रिमिनल की, कि क्रिमिनल के लिए आपका जो है शरीयत अवेलेबल था। शरीयत आपका जो है ब्रिटिश या कहा जाए तो लॉ कमीशन से पहले शरीयत डिफाइन करती थी कि अगर किसी ने चोरी की है तो उसका हाथ काट दो। लेकिन अगर सिविल मामले की बात की जाए तो सिविल में कोई भी एक कानून नहीं था जो पूरे भारत भर रन कर सके। हिंदुओं के कानून अलग थे, मुस्लिमों के कानून अलग थे, क्रिश्चियंस के लिए कानून मोस्टली अलग थे। मेन अगर हिंदू और मुस्लिम की अगर बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम के लिए पर्सनल लॉ अवेलेबल थे। पर्सनल लॉ मतलब यदि आप हिंदू धर्म से हैं तो उस समय पर आप कहीं पर भी भारत में रहें, मनुस्मृति या गुलक स्मृति जो है उनके जो कानून है वो आप पर लागू होते थे, वो आपका पर्सनल लॉ है। उसी प्रकार आप यदि मुस्लिम हैं, भारत में कहीं भी रह रहे हैं या विश्व में कहीं भी रह रहे हैं, शरीयत के जो पर्सनल लॉ हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो सिविल मामले में हिंदुओं के पास अपने लॉ थे, मुस्लिमों के पास अपने लॉ थे, लेकिन जो अन्य संप्रदाय भारत में रह रहे थे, जो नॉन मुस्लिम नॉन हिंदूज थे, मोस्टली क्रिश्चियन एंड ज्यूस जो आपके इंडिया में रह रहे थे, उनके पास ऐसे कोई लॉ नहीं थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अब इनके लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जो पर्सनल ना हो बल्कि लैक्स लोकी, या कहा जाए तो कई बार लोकी को लोनी कहा जाता है, लैक्स लोनी हो। लैक्स लोनी का अर्थ क्या होता है? इस क्षेत्र का कानून, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। लेक्स लोकी को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, लेक्स लोकी का मतलब एक क्षेत्र का कानून होता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की पूरी बाउंड्री पर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो या पादरी, कोई भी। ओके, तो दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक है पर्सनल लॉ जो पर्सन टू पर्सन आपका जो है आप कहीं पर भी हैं, आप किसी संप्रदाय से संबंधित है तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। दूसरा होता है लेक्स लोकी जो क्षेत्र विशेष का होता है, यदि आप उस क्षेत्र में हैं तो उस क्षेत्र का कानून आपके ऊपर लागू होगा। तो अंग्रेजों ने आपका जो है ये सेकंड टास्क आपका लॉ कमीशन को दिया कि जो नॉन हिंदूज हैं और जो नॉन मुस्लिम हैं उनके जो आपके लॉज हैं, सिविल लॉज जो हैं, उन्हें कोडिफाई करने के लिए लेक्स लोकी आपके जो लॉज हैं उन्हें एप्लीकेबल किया जाए। ठीक है, थर्ड, कोडिफिकेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। इट मींस क्रिमिनल आपकी जो प्रोसीजर है, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब आप ऐसे समझे कि एक तो क्रिमिनल के लिए पीनल लॉ को कोडिफाई करना है, दूसरा अब जब कोई केस कोर्ट में आया तो अब उसे कैसे रन करना है, किस तरह से जज होगा, जज किस तरह से आपका जो है हियरिंग करेगा, सुनवाई करेगा, किस तरह से गवाही ली जाएगी, किस तरह से एविडेंस पेश किए जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें प्रोसीजर्स होती है। तो पीनल लॉ के लिए भी प्रोसीजर्स बनाने हैं एंड सिविल लॉ के लिए भी प्रोसीजर्स बनाने हैं। तो ये तीन टास्क पहली लॉ कमीशन को दिए गए, या कहा जाए तो मैकॉले को दिए गए। हालांकि मैकॉले या कहा जाए तो फर्स्ट लॉ कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी, हालांकि उन रिकमेंडेशन पर उतने अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाया, कोडिफिकेशन नहीं हो पाया, क्योंकि ये पहला चरण या पहली शुरुआत थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया में लॉ को मॉडर्नाइज करने की, और इसीलिए इसमें एक ज्यादा समय की मांग थी, और इसीलिए पहली लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद भी कोडिफिकेशन नहीं हो पाया। नेक्स्ट, पहली लॉ कमीशन अपना टास्क करके एंड हुई। सेकेंड लॉ कमीशन दोस्तों, पहली लॉ कमीशन बनने के बाद जो सेकेंड लॉ कमीशन है उसे चार्टर एक्ट 1853 के अंडर में बनाया गया। दोस्तों लॉ कमीशन में ये जो सेकेंड लॉ कमीशन है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1853 के चार्टर में इस लॉ कमीशन को बनाया गया
इस लॉ कमीशन में टोटल 6 मेंबर्स थे और इस लॉ कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैकॉले ने आपका प्रपोज्ड किया था कोडिफिकेशन फॉर द पीनल लॉ, उस कोडिफिकेशन को फाइनली रिवाइज्ड करके पास किया गया, जिसे आईपीसी के नाम से आज तक हम जानते हैं। भारत में आज भी क्रिमिनल पीनल लॉ जो है वो आईपीसी ही है और ये 1860 में आपका जो है फाइनली पास हुआ और इसमें रिकमेंडेशन मोस्टली किसकी मानी गई थी? मैकॉले की। तो दोस्तों याद रखना है, पीनल कोड जो है प्रपोज बाय मैकॉले वाज टेकन अप, रिवाइज्ड एंड फाइनली पास्ड इन ईयर 1860। नेक्स्ट दोस्तों, सेकेंड लॉ कमीशन ने आपका जो है पहला पीनल आपका जो आईपीसी है या इंडियन पीनल कोड जो है उसे फाइनली 1860 में पास किया। नेक्स्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, इन दोनों को भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 में पास हुआ एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1861 में पास हुआ। तो दोस्तों कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आईपीसी जो है उसका निर्माण हुआ इन 1860, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या कहा जाए तो सीपीसी जिसे कहा जाता है सिविल प्रोसीजर जो है वो 1859 में बनी, सीआरपीसी या कहा जाए तो क्रिमिनल प्रोसीजर आपका जो कोड है उसे 1861 में बनाया। तो दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जिस तरह से आईपीसी है, इट मीन्स कोई अगर एक्ट करता है उसमें आपका पनिशमेंट क्या देना है वो बना हुआ है, लेकिन भारत में आपके सिविल लॉस के लिए ऐसा कोई भी एक यूनिफाइड या यूनाइटेड आपका कोई कानून नहीं है और इसीलिए आप आगे चलकर देखेंगे कि आर्टिकल आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे आपके जो आर्टिकल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 44, वो डिफाइन करता है कि इंडियन गवर्नमेंट कोशिश करे कि भारत में एक यूनिफाइड सिविल कोड हो, जिसकी चर्चा अभी चल रही है, तो इस पर आगे कभी चर्चा करेंगे। तो सीपीसी आपका जो है 1859 में आपका जो है पूरी तरह से पास हुआ और सीआरपीसी जो है 1861 में पास हुआ और इसीलिए सेकंड लॉ कमीशन आपका इंपॉर्टेंट माना जाता है। दोस्तों सेकंड लॉ कमीशन के बाद थर्ड लॉ कमीशन भी बनाई गई। थर्ड लॉ कमीशन आपका जो है इसमें भी 6 मेंबर्स थे। इसे अपॉइंट किया गया था बाय अंडर द एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट के या इस लॉ कमीशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, द फर्स्ट इंडियन सक्सेशन बिल। मींस सक्सेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? भारत का उत्तराधिकारी कानून। मींस यदि किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो पैतृक संपत्ति किस प्रकार से बटेगी, कैसे मिलेगा, इसे पास करने के लिए आपका जो है कानून बनाया गया, उसे कहा जाता है इंडियन सक्सेशन आपका बिल। 1863 में इसे प्रपोज किया गया, इंडिया में इसे 1865 में लागू कर दिया गया और ये रिकमेंडेशन आपकी जो है पहली रिकमेंडेशन थी थर्ड लॉ कमीशन। दूसरा, द कॉन्ट्रैक्ट बिल 1866 में प्रपोज किया गया, 72 में इसे पास कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट बिल क्या है? आपके इंडिया में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे आप जब आईएएस बनेंगे तो गवर्नमेंट आपको एक पूरे आपकी फाइल भेजेगी और उसमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट टाइप के आपके जो है पॉइंट्स दिए होंगे कि भाई अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मानते हैं तभी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब दो पार्टियों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो कैसे आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट कई प्रकार के हो सकते हैं। आपका जो है किसी को अडॉप्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, नॉर्मल कंपनी के आपके कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, गवर्नमेंट से हो सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के आपका जो है जितने भी आपके एस्पेक्ट हैं उनके लिए आपका जो है बिल लाया गया 66 में और उसे पास कर दिया गया 72 में। नेक्स्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएशन जो होता है दो लोगों के बीच में, उसके लिए आपका कानून लाया गया 67 में। 1881 में इसे पास कर दिया गया। नेक्स्ट, द एविडेंस बिल। दोस्तों ये एविडेंस बिल मोस्टली यूज होता है कोर्ट में, मतलब साक्ष्य या सबूत जो है वो किस तरह से पेश किए जाएंगे, उसे किस तरह से रखा जाएगा, कैसे किसे माना जाएगा, किसे नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में जो बातें लिखी होती हैं वो कोर्ट में एज अ एविडेंस परमिसिबल नहीं मानी जाती। तो एविडेंस में क्या क्या चीजें मानी जाएंगी, क्या नहीं मानी जाएंगी, इसके लिए बिल लाया गया और दोस्तों 1868 में इसे बनाया गया, 72 में आपका जो है इसे अप्लीकेबल किया गया, 2003 में इसे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अमेंड किया गया। एविडेंस बिल के बाद थर्ड लॉ कमीशन ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होती है उसमें क्या क्या प्रक्रिया या काम होने हैं उसके लिए भी कानून लाया गया 1870 में, इसे पास किया गया 1882 में और इसे भी अमेंड किया गया 2003 में। तो दोस्तों थर्ड लॉ कमीशन की आपकी रिकमेंडेशन की अगर बात की जाए तो पहला था द इंडियन सक्सेशन बिल जिसे 1865 में पास किया गया, द कॉन्ट्रैक्ट बिल 1872 में पास हुआ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल 1881 में पास हुआ, एविडेंस बिल 1872 में एप्लीकेबल हुआ एंड द प्रॉपर्टी बिल 1882 2003। तो दोस्तों लॉ कमीशन जो है वो फर्स्ट लॉ कमीशन 1833 के चार्टर के एस्पेक्ट में बना था, पर इस विषय को एक साथ फ्री करना आवश्यक था और इसीलिए आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
थर्ड लॉ कमीशन के बाद चौथा लॉ कमीशन बना, जिसने कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं किया, लेकिन इसका टाइम था 1879। इसके बाद ब्रिटिश ड्यूरेशन में इंडिया में लॉ कमीशन नहीं बनाए गए। तो आपको याद रखना है, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा इंडिया में 4 आपके जो है लॉ कमीशन बनाए गए। पहला 1834 में, सेकंड 1853 में, थर्ड लॉ कमीशन 1861 में एंड द फोर्थ लॉ कमीशन 1879 में। तो दोस्तों ये आपका जो है 1833 के चार्टर के अंडर में ही वर्क हुआ था। इसके बाद अब अगर लॉ कमीशन से हट के फिर से वापस आए, चार्टर एक्ट की बात करें, तो द सिग्निफिकेंस ऑफ चार्टर एक्ट 1833 का जो सबसे पहला पॉइंट था दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण था, इट वाज द फर्स्ट स्टेप इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का ये पहला स्टेप था जो पूरी तरह से अब सेंट्रलाइज इंडिया या इंडिया को सेंट्रलाइज करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इंडिया को एक पूरी तरह से, जिस तरह से एक सेंट्रल वर्क करता है, उस तरह से आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने का काम 1833 में चालू किया गया। दूसरा, द एंडिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी, उसे एंड कर दिया गया। थर्ड, प्रोविजन फॉर इंडियन इन गवर्नमेंट सर्विस। हाँ दोस्तों, 1833 के चार्टर में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस प्रपोजल को भी पुट किया कि अब रेस के अकॉर्डिंग किसी से बायसिंग नहीं की जाएगी इन ब्रिटिश सर्विस। मतलब ब्रिटेन की जो सर्विसेज इंडिया पर अप्लाई हो रही हैं, उन सर्विसेज में रेस के अगेंस्ट में, मतलब भारतीयों को भी मौका मिलेगा, ऐसा 1833 के चार्टर में नॉर्म्स रखा गया था। हालांकि इसे किसी भी तरह से अपनाया नहीं गया, बट हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर लॉ के हिसाब से बात की जाए तो बिल्कुल कह सकते हैं कि 1833 में भारतीयों के लिए शुरुआत का पहला कदम उठाया गया कि आप भी ब्रिटिशर्स की सरकारी नौकरियों में आप जो है फाइट कर सकते हैं, या कहा जाए तो अपॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, रेगुलेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब क्योंकि यूरोप में या ब्रिटेन में कहा जाए तो मोस्टली आपका जो रिलीजियस है वो क्रिश्चियन रिलीजन है, और उसे पूरी तरह से आपका जो है प्रमोट करने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था, और इसीलिए 1833 के चार्टर में यह बात जो है एक्सेप्ट की गई कि इंडिया में जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है उसे भी पूरी तरह से अब रेगुलेट किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट, अबॉलिश स्लेवरी इन ब्रिटेन एंड ऑल इट्स पोजेशंस इन 1833। ब्रिटेन के जितने भी टेरिटोरियल एरियाज थे, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अन्य दूसरी जगहों पर हो, उन जगहों पर स्लेवरी या कहा जाए तो आपका जो है स्लेव का जो ट्रेड है उसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया था ड्यूरिंग 1833। तो दोस्तों ये आपके सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चार्टर एक्ट 1833। आई होप दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी 1833 में क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। अब 1833 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो नेक्स्ट एक्ट पास हुआ वो था चार्टर एक्ट 1853। दोस्तों चार्टर एक्ट 1853 को डिस्कस करने से पहले एक दो पॉइंट है। ये वही एक्ट है जिसके समय पर इंडिया में या इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इंडिया में अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है पॉलिसी के लिए जाने जाते थे, क्योंकि इन्हें इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू भेजा ही गया था ताकि आप इंडिया में जितने ब्रिटिश टेरिटरी है उसे यूनिफाइड करें, ताकि एक यूनिफाइड आपकी कॉलोनी देखी जा सके या इंडिया को माना जा सके। क्योंकि उससे पहले तक इंडिया यूनिफाइड नहीं था, या कहा जाए तो सेंट्रलाइज नहीं था, अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन थे। लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया कि जहां पर भी राजा महाराजाओं के एक्चुअल हायर या उत्तराधिकारी नहीं है, उन सभी क्षेत्रों को, छोटे मोटे क्षेत्रों को ब्रिटिश टेरिटरी में मर्ज करो, ताकि एक बड़ा साम्राज्य बनाया जा सके, एक बड़ी कॉलोनी बनाई जा सके। और इसी का विरोध जो है झांसी की रानी ने किया था या लक्ष्मीबाई ने किया था, और 1857 के रिवॉल्ट में ये सारे एस्पेक्ट या ये सारे एलिमेंट देखे जाएंगे। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के समय पर ही चार्टर एक्ट 1853 पास हुआ दोस्तों। 1853 चार्टर की अगर बात की जाए तो 1853 चार्टर, क्योंकि इससे पहले का जो आपने चार्टर या एक्ट देखा उसमें आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी बना दिया गया था, उसकी सारी मोनोपोली एंड कर दी गई थी। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने का राइट दिया गया था। 1853 का जब एक्ट आया तब ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से समाप्त नहीं किया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आगे कब तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रह सकती है। नॉर्मली जब ब्रिटिश एक्ट पास होते थे, जैसे आप देखेंगे 1813 13 के बाद 20 साल का आपका जो है टाइम पीरियड दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1833 में एक्ट आया, उसके बाद अनदर 20 इयर्स का टाइम पीरियड दिया गया, 33 के बाद 53 में आया,
और अब 53 के बाद ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं लिखा था कि आपको 20 ईयर्स का टाइम पीरियड दिया जा रहा है या कोई भी समय दिया जा रहा है। तो कंपनी को यह समझ में आ रहा था कि इंडिया से हमें कभी भी समाप्त किया जा सकता है। अगर 1857 या 1857 की रिवॉल्ट ना होती तो हो सकता था ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे जाकर किसी समय पर हटाया जाए, लेकिन रिवॉल्ट के कारण जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ में आ गया कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को अब नहीं हटाया गया तो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी या कहा जाए तो एक कॉलोनी इंडिया जो है वो उनके हाथ से चली जाएगी। और इसी कारण से आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 के रिवॉल्ट के बाद तुरंत ही इंडिया से पूरी तरह से वैनिश कर दिया गया। उसकी चर्चा आगे करें। तो दोस्तों 1853 के चार्टर में कंपनी को कोई भी टाइम पीरियड की गारंटी नहीं दी गई, पहली बार। दूसरा, पहली बार जो आपके इंडिया के गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, इंडिया के गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उस काउंसिल के वर्क को डिफाइन किया गया। और डिफाइन किया गया कैसे कि अब जो है इस काउंसिल में अलग अलग पर्सन होंगे, अलग अलग आपकी बेंच होगी। एक बेंच होगी जो एग्जीक्यूटिव का काम करेगी और एक बेंच होगी जो लेजिस्लेटिव का काम करेगी। मतलब एक काउंसिल होगी जिसका सिर्फ और सिर्फ काम एग्जीक्यूटिव का होगा, मतलब कानून को लागू करने का होगा। दूसरी एक आपकी जो है काउंसिल होगी जिसका काम होगा कानून बनाना, कानून लागू हो या ना हो इससे उसका कोई संबंध नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों, पहली बार इंडिया में लेजिस्लेशन के लिए एक अलग से काउंसिल बनाई गई। और ये इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पहली बार इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ। और हालांकि ये पार्लियामेंट बहुत कम सदस्यों वाला था और इसीलिए इसे मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहली बार पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, क्योंकि पार्लियामेंट में लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का होता है और एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इंडिया के जो गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल जो है उसे पूरी तरह से क्लासिफाई किया गया कि आपकी दो तरह की काउंसिल होगी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका जो है एज अ पार्लियामेंट आपका वर्क करेगी। इट गेव बर्थ टू द इंडियन सिविल सर्विस एंड वॉज ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग इंडियंस। इसकी चर्चा हम कुछ समय बाद करेंगे। आप आईसीएस की जो है पूर्णतः चर्चा करेंगे। सेपरेट गवर्नर फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, आपने सबसे पहले एक्ट में देखा 1773 के एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1833 में आके बंगाल का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल बना, क्योंकि बंगाल से ही एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से रन हो रहा था। अभी तक दिल्ली एज अ कैपिटल नहीं बनी थी दोस्तों। और इस कारण से अब क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है और इंडिया के गवर्नर जनरल को पूरी इंडिया को देखना है, तो हो सकता है वो बंगाल का काम अच्छे तरीके से न देख पाए। और इसीलिए बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर जो है पूरी तरह से अपॉइंट किया गया बाया 1853 एक्ट। तो 1853 का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया गया। दूसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका फाउंडेशन किया गया या फर्स्ट पिलर जो है उसे बनाया गया। गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव काउंसिल उसे क्लासीफाई किया गया। सिविल सर्विस में इंडियन को भी अपॉर्चुनिटी दी गई, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। बंगाल के लिए सेपरेट गवर्नर जो है उसका अपॉइंटमेंट के लिए इसमें क्लॉज रखा। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात की जाए तो दोस्तों जो पहली लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी उसमें स्टार्टिंग में 12 मेंबर्स थे। पहला गवर्नर जनरल, पहला कमांडर इन चीफ, 4 मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, 1 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, 1 रेगुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा एंड 4 रिस्पेक्टिव मेंबर फ्रॉम अमंग द कंपनी सर्वेंट विद एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस या टेन्योर। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के वो सारे सर्वेंट जो इंडिया में लगभग 10 या 10 से ज्यादा साल से काम कर रहे हैं, उन आपके जो लोग हैं जिनको 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनमें से आपके जो है 4 लोगों को एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा। और ये 4 लोग किस क्षेत्र से या एरिया से आएंगे, वो एरिया है आपका बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव का काम था लॉ को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम था दोस्तों लॉ एग्जीक्यूट करना। लेजिस्लेटिव जो बनाई गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, इनका काम था लेजिस्लेटिव या लॉ को मेक करना। दोस्तों जिस तरह से अभी वर्तमान में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव दोनों एक साथ हैं, जैसे प्रधानमंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और वो लेजिस्लेटिव के भी पार्ट हैं, उसी तरह से आपका एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट हैं। उसी तरह से आपका एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी और पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट। दोस्तों इसके बाद अब हमें पूर्णतः चर्चा करनी है आपकी सिविल सर्विस की। तो दोस्तों अब हमें चर्चा करनी है इंडियन सिविल सर्विस की। अब
इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ पॉइंट हैं जो आपको समझाना चाहूँगा। पहली बात, 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब वो एज अ मर्चेंट इंडिया में आई थी, एज अ ट्रेडर आई थी। उसका मेन पर्पस ट्रेड करना था। 1764 में जब बक्सर की वॉर एंड हुई और ब्रिटिशर्स विन हुए या ईस्ट इंडिया कंपनी विन हुई, तो उनके पास बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सिविल राइट्स है। सिविल राइट्स मतलब आप सिविल में आपके जो रेवेन्यू है उसे जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू लेविड या लगा सकते हैं, मतलब आप लोगों पर कर लगा सकते हैं, कर की उगाही कर सकते हैं। तो पहली बार एक प्रशासन के रूप में 1764 के बाद अंग्रेजों को शक्तियां प्राप्त हुई बंगाल, बिहार व उड़ीसा में। पहले जब ये शक्तियां प्राप्त हुई तो इंडिया को समझने में उन्हें जो है थोड़ा सा दिक्कत हुई, और इस कारण से रेवेन्यू जो है उसे उगाहने या कलेक्ट करने का राइट जो है वहां के जो लोकल जमींदार है उन्हें दे दिया गया। हालांकि जब कुछ समय बीता तब ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि लोकल जमींदार जो हैं वो जो रेवेन्यू वो वहां से कलेक्ट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा रेवेन्यू जो है ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे रहे हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन पर्पज इस राइट को लेने का पैसा कमाना ही था। और इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका जो है ब्रिटेन में अपने जो शेयर या स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जो चाचा भतीजे या कहा जाए तो परिवार के जो लोग हैं, उनके जो यूथ हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता था एज अ सिविल सर्वेंट। ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें आपका जो है इंडिया भेजा जाता था एज अ सिविल सर्वेंट, और वो आके इंडिया में एज अ कलेक्टर या एज अ जिन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दिया गया, एज अ कलेक्टर वो काम करते थे और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे इन डिस्ट्रिक्ट या कहा जाए तो जिला। ठीक है। तो पहली बार आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका जो है जो फॉर्मेट अपनाया, वो फॉर्मेट क्या था? सिविल सर्वेंट फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी used to be nominated by the directors of the company and thereafter trained at Halenbury College in London and then sent to India। पहले उन्हें नॉमिनेट किया जाता था, और आपको भी पता है दोस्तों नॉमिनेशन का मतलब कोई एग्जाम नहीं होता है। अगर आपके पास किसी भी तरह से आप स्टेक होल्डर अच्छे हैं या डायरेक्टर्स के नज़दीकी हैं या आप रिलेशन में हैं, तो वो आपको नॉमिनेट करेंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी हेलनबरी आपका जो कॉलेज है लंदन में, और ट्रेनिंग के बाद आपको इंडिया भेजा जाएगा कि आप इंडिया जाएं एज अ आईसी। ये काम आपका जो है पहले आपका हुआ या कहा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया। ठीक है। 1853 का जब एक्ट पास हुआ, उससे पहले एक एक्ट पास हुआ था 1833 का, उसमें डिफाइन किया गया था कि जो ब्रिटिश सर्विसेज हैं उसमें इंडियंस को भी आपका अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन सिविल सर्विस के बारे में पूरी तरह से आपका जो है क्लैरिफिकेशन उसमें नहीं हो पाया था। 1853 के एक्ट में ये बात डिफाइन की गई पूरी तरह से कि अब जो सिविल सर्वेंट है उन्हें बाया नॉमिनेशन नहीं बल्कि बाया एग्जामिनेशन आपका जो है कहाँ भेजा जाएगा? इंडिया। इट मींस अब एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा सिविल सर्विस के लिए, और उस एग्जाम में आपका ब्रिटिशर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंडियन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो उस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसे एज अ आईसीएस जो है पूरी तरह से आपका जो है अपॉइंट किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा और फिर उसे इंडिया सेंड किया जाएगा। तो मेरिट बेस पर आपका जो है या कहा जाए तो एग्जामिनेशन बेस पर आपका जो है आईसीएस में आपका जो है सिलेक्शन आपका 1853 या कहा जाए तो 1853 के चार्टर में इस क्लॉज को रखा गया। 54 में पहली बार ये बात आपका जो है मानी गई। हालांकि भारतीयों के लिए जब ये 1853 में ये बात रखी गई बहुत हर्षोल्लास की या पॉजिटिव मैनर में थी, लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा रोड़ा या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इसकी आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स थी और जो मैक्सिमम एज है वो 23 ईयर्स थी। ये एज लिमिट 1860 में जाकर जो 23 है वो रिड्यूस होकर 22 में आ गई। 1876 में जाकर और रिड्यूस होकर 19 ईयर्स में आ गई। कहने का मतलब ये है कि आईसीएस में, क्योंकि आईसीएस इस समय पर ब्रिटेन या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 1854 तक आते आते इनडायरेक्टली ब्रिटेन कह सकते हैं या डायरेक्टली आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोर देन 250 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स थी जिनका एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो है ब्रिटिशर्स को संभालना था, और इन डिस्ट्रिक्ट्स में वो ये नहीं चाहते थे कि ये पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स इंडियन को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर दे दी जाए, क्योंकि अगर आईसीएस उन्हें बना दिया जाएगा तो वो सभी जो हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के हेड हो जाएंगे, और अगर वो हेड हो जाते हैं तो जो ब्रिटिश आपकी आइडियोलॉजी है वो हो सकता है उसे फॉलो ना कर पाए, और इस कारण से 53 में इस बात को रखा गया। लेकिन पहले से बाउंडेशन बना दी गई। सबसे पहला एज लिमिट, दूसरा जो आपका सिलेबस था उसमें आपके इंडियन लैंग्वेज एंड इंडियन हिस्ट्री को बहुत कम आपका जो है
परसेंटेज या वेटेज दिया गया था, यूरोपियन हिस्ट्री को ज़्यादा वेटेज दिया गया था और इस कारण से जो पहला बैच बना 1856 में आईसीएस का, उसमें एक भी इंडियन नहीं। तो दोस्तों याद रखना है, पहली बार एग्जामिनेशन की बात रखी गई 1853 में, इंट्रोड्यूस किया गया मेरिट बेस 1854 में, या कहा जाए तो एप्लीकेबल किया गया। पहला जो बैच बना 1856 में बना और उस बैच में कोई भी इंडियन नहीं था। उसके कई सारे कारण थे। पहला, इंडिया के जो लोग हैं वो एग्जाम के लिए लंदन नहीं जा सकते थे, क्योंकि एग्जाम का जो कंडक्ट होना है वो सिर्फ और सिर्फ लंदन में होना था। एग्जाम जो सेंटर है वो सिर्फ लंदन ही हो सकता था और कई सारे इंडियंस वहां नहीं जा सकते थे। दूसरा, सिलेबस की अगर बात की जाए तो इंडियन एस्पेक्ट बहुत कम था और इस कारण से पहला जो बैच है उसमें कोई भी इंडियंस एज अ आईसीएस अपॉइंट नहीं हुआ था। हालांकि ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन, नया जो एक्ट 1858 का आया उसमें इन ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का पूरी तरह से लीगली एक सिस्टम बनाया गया कि जो भी आपके आईसीएस अपॉइंट किए जाएंगे या एग्जाम क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद उन्हें जो है पूरी तरह से एक अपॉइंट लेटर दिया जाएगा या ऑफिसर्स बनाया जाएगा अंडर द एक्ट ऑफ 1858। उसका सेक्शन आपका जो है 32 आपका जो है वो डिफाइन करता था कि अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम क्रॉस कर लेते हैं तो इस क्लॉज के अंडर में आपको ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाए। पहला, फर्स्ट इंडियन आपके आईसीएस जो है उन्हें सत्येंद्र नाथ आपके टैगोर जो है उन्हें माना जाता है। 1864 में उन्होंने आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया। रविंद्रनाथ टैगोर जो है जिन्होंने आपका जो है इंडिया में कई सारा कंट्रीब्यूशन किया, आप हिस्ट्री के एस्पेक्ट में देखेंगे तो सत्येंद्र नाथ आपके जो टैगोर है उन्होंने पहली बार आईसीएस का एग्जाम क्रॉस किया। वो पहले आईसीएस माने जाते हैं या इंडियन आईसीएस माने। The civil service in British India was classified as convented and unconvented। कॉन्वेंटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो सारी ऑफिसर्स पोस्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स आएंगे वो कहलाती है कॉन्वेंटेड पोस्टें, और अनकॉन्वेंटेड पोस्टें वो होती हैं जिनमें इंडियंस को मौका दिया जाए। तो दोस्तों आईसीएस की अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात की जाए तो पहली बात जो आपने देखी कि बिफोर 1853 नॉमिनेशन होता था बाय डायरेक्टर्स। 1853 में बात रखी गई एक एग्जाम किया जाएगा। हालांकि कई सारी अड़चने या प्रॉब्लम्स थी, जैसे एज, सिलेबस, लंदन में जाकर पेपर देना। पहले बैच में कोई भी इंडियंस नहीं आए। लीगली इस बात को एप्लीकेबल किया गया बाय 1858 के एक्ट में अंडर 32 सेक्शन। पहला इंडियन या पहले आपके जो इंडियन थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो 1864 में आपका एज आईसीएस अपॉइंट हुए। सिविल सर्विस को मोस्टली इंडिया में दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता था, कॉन्वेंटेड एंड अनकॉन्वेंटेड। कॉन्वेंटेड में आपकी वो सारी पोस्टें आती थी जो हायर पोस्टें थी जिसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स जा सकते थे। अनकॉन्वेंटेड में वो सारी पोस्टें आती थी जिसमें इंडियंस को अपॉइंट किया जाता। अब क्योंकि ये काम आपका 1853 के बाद से चालू हो गया था, 1887 में आके, क्योंकि अब इंडियंस जो हैं इंडिया में कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, या एग्जांपल के लिए कहूँ तो 1885 में आपका जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी स्थापना हो चुकी थी। और क्योंकि ये जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बन रहे थे 1857 के रिवॉल्ट के बाद, उनकी मेन डिमांडों में से एक डिमांड ये थी कि आईसीएस की पोस्ट में ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को अपॉइंट किया जाए। और इस कारण से, क्योंकि अभी तक आपने देखा पहला इंडियन 1864 में पहुंचा, ठीक है, 1887 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एचिसन आपकी कमीशन बनाई गई और उसे बताया गया कि भाई आप इंडिया का जो आईसीएस या सिविल आपका जो एरिया उसे देखें और डिफाइन करें कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। एचिसन कमीशन जो है 1887 में उन्होंने अपनी आपका जो है रिकमेंडेशन आगे सबमिट की और डिफाइन किया कि इंडिया की जो सिविल सर्विस है उसे 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाए। पहला इंपीरियल, सेकेंड प्रोविंशियल एंड थर्ड सबऑर्डिनेट। तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि एचिसन कमीशन जो है आईसीएस से रिलेटेड है। इसे बनाया गया था 1887 में और इसकी रिकमेंडेशन थी कि इंडिया में जो आईसीएस है उसे 3 पार्ट में तोड़ा जाए, एज अ इंपीरियल, एज अ प्रोविंशियल एंड एज अ सबऑर्डिनेट। इंपीरियल मतलब जो सेंट्रल में रहे, प्रोविंशियल मतलब जो स्टेट में रहे, और उनके नीचे जो आए वो आपके सबऑर्डिनेट। हालांकि अभी भी राजनीतिक आपके जो लोग हैं या पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बन रहे हैं उन्हें कुछ भी ऐसा गेन नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपका जो है उनकी बातों को सीरियस नहीं ले रही है, ठीक है। समय जैसे जैसे बढ़ता गया चीजें थोड़ा थोड़ा आगे और बढ़ती गई। 1919 का जब एक्ट आया, उस एक्ट के सेक्शन 96C में ये बात रखी गई कि इंडिया में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए जो आईसीएस के एग्जाम को कंडक्ट कर सके। तो दोस्तों याद रखना है,
तो दोस्तों 1919 का जो एक्ट आया उसमें इस बात को रखा गया कि भाई अब सिविल सर्विस के लिए इंडिया में भी एक कमीशन बनाया जाए जो इंडिया में सिविल सर्वेंट को जो है पूरी तरह से आपका जो है एग्जाम करा सके, एग्जाम कंडक्ट करा सके, और जो लोग लंदन नहीं जाना चाहते वो इंडिया में रह के ट्रेंड हो सके, इंडिया में रहकर आपका जो है पेपर दे सके। 1919 के एक्ट में इस बात को रखा गया। हालांकि 1919 का जो एक्ट है दोस्तों 1921 पर एप्लीकेबल हुआ। इस एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन की बात रखी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा ज्यादा एक्शन 1921 तक नहीं लिया गया, कोई भी सर्विस कमीशन नहीं बना। ठीक है, लेकिन आईएनसी उसके साथ साथ मुस्लिम लीग जितने भी आपके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जब उन्हें पता चला कि 1919 के प्रपोजल में इस बात को रखा गया है और उसे एप्लीकेबल नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चालू किया और इस कारण से गवर्नमेंट ने 1924 में एक और कमीशन आपका जो है उसे क्रिएट किया। उस कमीशन को कहा जाता है ली कमीशन। इस कमीशन ने तुरंत गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजी कि एज सून एज पॉसिबल आप इंडिया में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएं ताकि वो सिविल सर्विसेज या आईसीएस को पूरी तरह से मेंटेन कर सके। और इस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद अक्टूबर 1 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन को सेट किया गया। 1926 में इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे आप कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। पहला आपका जो चेयरमैन है वो सर रॉस बेकर बने, उनके साथ साथ आपका जो है फर्स्ट चेयरमैन उन्हें कमीशन का माना जाता है। तो यूपीएससी की अगर बात की जाए दोस्तों तो ली कमीशन के बाद उसे सेटअप किया गया 1926 में। इंडिया में एग्जाम होना कब चालू हुए? 1926 के बाद। तो दोस्तों याद रखना है, एग्जाम के एस्पेक्ट से ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। ली कमीशन के बाद ये काम किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, 1935 में जो एक्ट बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहला क्लॉज जो रखा था उसमें इंडिया को एक फेडरेशन की तरह बनाना। ठीक है, जिस तरह से करंट में आप यूएसए को देखते हैं, यूएसए एक फेडरेशन है, ये कहा जाए तो पूरी तरह से एक फेडरल कंट्री है, तो इंडिया को भी वो एक तरह से संघ, हिंदी में अगर कहा जाए तो फेडरेशन बनाना चाहते थे। और इसीलिए 1935 में फर्स्ट आपका जो क्लॉज है उसमें इस बात को रखा गया था। और इसीलिए ये जो आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन है 1935 के एक्ट में फेडरेशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गई। तो दोस्तों 1919 में वो पब्लिक सर्विस कमीशन बनी। 1887 में आपका जो है 3 पार्ट्स में टूटी, आपका जो है इंपीरियल कहा जाए, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। 1919 में आके पब्लिक सर्विस बनी। 1935 में कहा जाए तो आपका जो है फेडरल पब्लिक बनी। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, जिसे हमने 26 जन 1950 को एप्लीकेबल किया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 378 हमने पुट किया और उसमें एक फर्स्ट जो क्लॉज है वो डिफाइन करता है कि इंडिया में जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, अगर वो चाहें तो वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, उन्हें वही सैलरी मिलेगी जो ब्रिटिश ड्यूरेशन में मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो जो ब्रिटिश सिविल सर्विस थी उसे हमने अडॉप्ट किया बाया आर्टिकल 378। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आईसीएस के थे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहले नॉमिनेशन था, उसके बाद एग्जाम की बात आई, एग्जाम के बाद भी भारतीयों को मौका कम मिल रहा था, एचिसन कमीशन बना, कमीशन ने 3 तरह की सर्विसेज बना दी। उसके बाद 1919 का एक्ट आया जिसने आपका पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की। उसके बाद ली कमीशन बना, ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 पर बना। 1935 का जो एक्ट आया उसने इस पब्लिक सर्विस कमीशन को एज अ फेडरल कमीशन बना दिया, या संघीय आपका जो है पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया। हम जब इंडिपेंडेंट हुए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 378 पुट किया और उसका फर्स्ट क्लॉज डिफाइन करता है कि वो सारे सिविल सर्वेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे वो इंडिया में अपनी सर्विस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमने उस सिविल सर्विस को अडॉप्ट किया। तो दोस्तों आईसीएस में, या कहा जाए तो सिविल ऑल इंडिया सर्विस में जो पहली सर्विस है वो आईसीएस है, उसकी आई होप मैंने चर्चा कंप्लीट की। दूसरी आपकी पोस्ट है उसकी चर्चा भी कंटिन्यू यहाँ पर कर लेते हैं ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस या किसी भी तरह का आपका जो है डाउट ना रह जाए। सेकंड है आपका इंडियन पुलिस, या जिसे आप आईपीएस के नाम से या सेकंड ऑल इंडिया पोस्ट के नाम से जानते हैं। आईपीएस आपकी पोस्ट है। आईपीएस की अगर बात की जाए तो देखिए दोस्तों, इंडिया में जो पुलिस डिपार्टमेंट
ब्रिटिश जब आपका इसे मॉडर्नाइज नहीं कर रहे थे, मॉडर्नाइजेशन से पहले या कहा जाए तो कॉर्नवालिस के एरा से पहले 1793 से पहले इंडिया में पुलिस का काम जमींदारों को दिया जाता था या कहा जाए तो लैंडलॉर्ड्स को दिया जाता था। और वो अपने किराए के लोगों को जो है ये काम देते थे कि भाई तुमको जो है ये इतना पैसा मिलेगा, तुमको इस क्षेत्र की रखवाली करनी। तो पुलिस का काम जो है एक अलग से सेपरेट किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं किया जा रहा था या किसी डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं किया जा रहा था, बाया जमींदार या बाया लैंडलॉर्ड ये काम किया जा रहा था ब्रिटिशर्स की शुरुआत में या ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत। जब कॉर्नवालिस आए, कॉर्नवालिस पूरी तरह से मॉडर्नाइज करना चाहते थे और इसीलिए इंडिया में पहली बार थानों की शुरुआत या पुलिस स्टेशनों की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की। उन थानों में एक दरोगा और उसके साथ साथ कुछ आपके कांस्टेबल्स का अपॉइंटमेंट आपका जो है कॉर्नवालिस के तहत किया गया। तो इसीलिए मॉडर्न पुलिस का अगर कहा जाए तो फादर आपका कॉर्नवालिस को माना जाता है। बहरहाल अभी भी जो ये पुलिस स्टेशन या दरोगा जो ये बन रहे थे, ये स्मॉल लेवल का आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालने के लिए थे। हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका इंडियन पुलिस से रिलेट था, उसे पूरी तरह से मॉडर्नाइज करने के लिए पहली अगर कोई एक्ट के द्वारा कदम या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई कदम उठाया गया तो वो आपका था इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ब्रिटिश एक्ट 1861 में पहली बार मॉडर्नाइज पुलिस आपका जो है या इंडियन पुलिस को मॉडर्नाइज करने की बात रखी गई। पहली बार ये बात मानी गई कि इंडिया में एक ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जो मॉडर्नाइज हो या पूरी तरह से आपका जो है इंडिया के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को अलग डिपार्टमेंट की तरह आर्मी से अलग संभाल सके। पहली बार इसके लिए एक ओपन कंपटीशन की बात रखी गई 1893 में। 1861 में प्रपोजल आया हायर पोस्ट के लिए, अपॉइंटमेंट जो है वो बाय नॉमिनेशन हो रहा था। एग्जाम की बात 1893 में रखी गई कि कैंडिडेट जो है उन्हें अपॉइंट किया जाएगा बाय एग्जामिनेशन। और पहली बार 10 आपके टॉप कैंडिडेट या 10 टॉप कैंडिडेट अपॉइंट किए गए एज अ प्रोविजनरी असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट, जिन्हें जिलों या डिस्ट्रिक्ट का काम संभालना। इसके बाद 1902 1903 में ये कहा जाए तो लॉर्ड कर्जन जो है, जिनका ड्यूरेशन था, लॉर्ड कर्जन इंडिया के वायसराय या कहा जाए तो इंडियन गवर्नर जनरल थे, हम इसकी चर्चा करेंगे। उनके समय पर एक कमीशन बनाई गई सर एंड्रयूज फ्रेजर की, और ये पुलिस कमीशन जो है इंडिया में पुलिस को और कैसे मॉडर्नाइज किया जाए और इंडियन को पुलिस की इस डिपार्टमेंट में कहाँ तक आपका अपॉइंट किया जा सकता है उसकी रिकमेंडेशन के लिए बनाया गया था। और इस कमीशन द्वारा इस बात को माना गया कि इंडियंस को पुलिस का पार्ट बनाया जाए, लेकिन सिर्फ ऑफिसर्स लेवल तक, ना कि सुप्रिटेंडेंट लेवल तक। मतलब जो छोटा लेवल है बस इंडियंस वहीं तक रहे। 1903 की ये बात है। इंडियंस को एज अ सुप्रिटेंडेंट पोस्ट पर या आईपी पर जो है, इंडियन पुलिस पर जो है आईपी में जाने का मौका फाइनली 1922 अगस्त और उसके बाद मिलना चालू हुआ। तो दोस्तों आईपी के या इंडियन पुलिस के लिए आपको याद रखना है, पहली बार मॉडर्नाइज हुआ बाय कॉर्नवालिस। उसके बाद इंडियन पुलिस को एक अलग से डिपार्टमेंट बनाकर एज अ सिविल सर्विस या ऑल इंडिया सर्विस की तरह रन करने का काम 1861 के थ्रू हुआ। पहली बार एग्जाम की बात 1893 में पुट की गई। 1902-03 में एक कमीशन बनाया गया और उसने डिफाइन किया कि इंडियंस को सिर्फ ऑफिसर्स लेवल तक रखा जाए। इंडियंस को एज अ सुप्रिटेंडेंट पोस्ट पर पहली बार पहुंचने का मौका अगस्त 1922 के बाद मिलना चाहिए। 1948 में जब हम फ्री हुए तो ये आपका इंडियन पुलिस कह लें या इंपीरियल पुलिस, दोनों सेम है। 1948 के बाद जब हम फ्री या इंडिपेंडेंट हुए, इस पुलिस सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, सेकेंड एज अ ऑल इंडिया सर्विस। दोस्तों थर्ड जो ऑल इंडिया सर्विस है वो आईएफएस है, इसकी भी हिस्ट्री देख लेते हैं। आईएफएस की अगर बात की जाए दोस्तों तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1864 में स्टार्ट किया गया। और इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टार्ट होने के बाद इसे एज अ सर्विस आपका जो है 1867 से स्टार्ट किया गया। इसके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे, जिसे फ्रांस और जर्मनी में आपका जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद 1905 तक फ्रांस और जर्मनी में ट्रेनिंग दी जाती थी। 1905 से 1920 तक आपका जो है कूपर्स हिल लंदन में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो 1966 में थर्ड ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में हमने आईएफएस को जो है सेलेक्ट या इन किया बाया ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1950। आई करूंगा, आई होप आज के वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो दोस्तों प्लीज़ मुझे आप जो है कमेंट करके बताएँ या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।